और इसका जो पीडीएफ है क्लास के बाद मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, और ये देखिए हिंदी में है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। अगली स्लाइड में क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश वाले भी एक बार देख लेना क्वेश्चन, है ना। मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। मैंने दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। अब इसको कर लेते हैं। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो डायग्राम वाला है, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि ये जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है बिना डायग्राम के हम कैसे करें, तो आज जो है इस वाले क्वेश्चन को बिना डायग्राम के करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, साइड लिख लो नॉर्थ, ईस्ट, उसके बाद साउथ और वेस्ट। अब देखिए यहाँ से जे के एम कोई पर्सन है, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 21 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर ईस्ट साइड में 21 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व के नीचे कितना लिख दो, 21 लिख दो। फिर वह बाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से वो बाएं मुड़ा लेफ्ट साइड को, तो जो है कितना चला 19 किलोमीटर, तो लेफ्ट जाएगा तो पीछे की तरफ आएगा 19, यहाँ पर लिख दो। उसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है और 26 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से फिर से वो लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, पीछे, और पीछे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 26 किलोमीटर। फिर से वो बाएं मुड़ा, पीछे की तरफ जाएगा और कितना चलेगा, 24 किलोमीटर। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करके पी बिंदु पर रुक जाता है। यहाँ से फिर से वो बाएं मुड़ेगा, तो यहाँ से देखिए बाएं मुड़ेगा मतलब पीछे की साइड जाएगा और कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर जाकर वो रुक गया। अब हमें बताना है कि बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी तक और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, जबकि ये बता रखे कि सारे जो भी हमारे मोड़ हैं वो कितने 90 डिग्री के हैं ना। तो ये तो भाई अब हमें देखना है कि कौन सी साइड में कितना चला। तो सबसे पहले अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ 19, ईस्ट की साइड चलूँ तो देखिए 21 5 26 चला है, साउथ में चला है 24 और वेस्ट में चला है 26। अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ साउथ आपस में अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, ईस्ट वेस्ट एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। तो देखिए 19 और 24 का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितना बचेगा, 24 में से 19 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5। ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो 26 से 26 माइनस करोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट। अब हमारे पास कितना बचा है, साउथ में बचा है कितना, 5। अगर हमें पुराने बिंदु पर दोबारा पहुंचना है तो साउथ का उल्टा क्या होता है, साउथ का उल्टा होता है नॉर्थ या फिर उत्तर। तो हमें उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो देखिए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो समझ पाए बिना डायग्राम के भी, है ना। तो मैंने बिना डायग्राम के बना दिया, और डायग्राम से बनाना तो आप डायग्राम से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ जाएं तो ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये इंग्लिश वाला था, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको दो पेयर दे रखे हैं, है ना। जो रिलेशन इसका इसके साथ है सेम इसका इसके साथ होना चाहिए, और सेम रिलेशन हमें 4 ऑप्शन में ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि देखिए भाई 12 से बना है 72 और 15 से बना है 96। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, 12 से 72 कैसे बन सकता है। तो अगर मैं बात करूँ 12 छंग 72, 12 की अगर मैं गुणा करूँ 6 से तो कितना हो जाएगा, 12 छंग होता है 72, लेकिन 15 की 6 से गुणा करोगे कितना आएगा, 90। तो यहाँ पर ये वाला लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। अब कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं 72 को बात करूँ, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 9 × 8। ऐसे ही 96 को क्या लिख सकते हैं, 12 × 8, है ना। 72 को लिखा जा सकता है 9 × 8, 96 को लिखा जा सकता है 12 × 8। अब देखिए यहाँ पर 8 दोनों जगह कॉमन है ना, यहाँ पर भी गुणा 8 हो रही है, यहाँ पर भी गुणा 8। तो जो रिलेशन रहा होगा 12 का 9 के साथ, 15 का 12 के साथ, तो इनके साथ क्या रिलेशन है, देखिए 12 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 9 मिल जाएगा। ऐसे ही 15 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। समझ पाए लॉजिक को। तो पहले नंबर में से 3 माइनस कर दो और उसके अगर हम गुणा 8 से कर दें तो हमें ये वाला नंबर मिलेगा। सेम यहाँ पर है, 15 में से 3 माइनस कर दो और उसकी गुणा 8 से कर दो तो ये वाला नंबर में मिल जाएगा। अब सेम लॉजिक हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें लास्ट वाले नंबर में 8 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8, तो देखिए यहाँ पर 8 का मल्टीपल है, नहीं है, यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है 8 पंजे 40। तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 5, या फिर आप इसको उल्टा लिख लीजिए 5 × 8, है ना। 40 को लिख सकते हैं 5 × 8। तो 5 कैसे आया, देखिए 8 में से अगर मैं माइनस के 3 कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 5। तो देखिए सेम लॉजिक मिल गया ना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो सेकंड वाले का फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए आप इस बात को। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। 4 ऑप्शन में से 3 सिमिलर हैं, एक अलग है। जो अलग है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। जो ओड वन आउट है हमें वो उसको जो है, जो ओड है इनमें से उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आप लास्ट के 2 लेटर को चेक करो। तो भाई अगर मैं यहाँ से चलूंगा तो 8 + 10,
लास्ट से अगर हम सेकंड लास्ट की तरफ चल रहे हैं तो h की वैल्यू कितनी होती है 8 और r की 18, तो 8 + 10 18। ऐसे ही 2 और m की वैल्यू कितनी होती है 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 + 11 कितना हो जाएगा 13। ऐसे ही 15 + 10 कितना हो जाएगा 25, 16 + 10 हो जाएगा 26। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बाद के दो लेटर में कितने का गैप है +10 का, जबकि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें कितने का गैप है +11 का। तो यही वाला जो सेकंड ऑप्शन है इन तीनों से अलग है, इसलिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं वो सेम पैटर्न पर बेस्ड हमको मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर सिटिंग का, और इसकी हमने कल क्लास की है ना। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में है क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ये कि ABCDEFGH मतलब 7 लोग हैं एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए, सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो एक सर्कुलर टेबल बना लो और उसमें कितने लोग बिठा दो 7, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी का मुंह किधर है भाई केंद्र की ओर है, सभी का मुंह है सेंटर की ओर। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से कुछ कंडीशन दे रखी है हमको, बी ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। बी कहां पर बैठा है ए के ठीक बाएं, तो सबसे पहले ए को फिक्स करो और ए के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है बी, तो बी यहां पर बिठा दो। अब ये कह रहा है कि ई एफ के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, और ये देखिए ई कहां है एफ के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा हुआ है ई। अब देखिए हमें ई और एफ की पोजीशन पता नहीं है, तो इसको हमने साइड में लिखकर छोड़ दिया, इस इंफॉर्मेशन को साइड में लिख के छोड़ दिया, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि हमें ई और एफ को कहां पर बिठाना है। आगे बढ़ते हैं, एफ जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, और एफ कहां पर बैठा है जी के बाएं दूसरे, तो देखिए जी यहां पर होगा, इसके बाएं दूसरे कौन बैठा हुआ है एफ बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और डी कहां पर बैठा है ए के बाएं तीसरे स्थान पर। ए की पोजीशन हमारी फिक्स है, तो ए के बाएं तीसरे चले जाओ, 1 2 3, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है यहां पर बैठा हुआ है डी। अब ये कह रहा है कि सी के बाएं से गिनने पर सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन को हमने फिक्स कर लिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने साइड में लिख ली है। अब इसको यहाँ पर अरेंज कर दो। तो यहाँ पर देखिए इनकी दो की पोजीशन तो एक साथ ही आनी है, क्योंकि ई के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा हुआ है एफ, और एफ के जो है दाएं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है जी। तो अगर मैं यहाँ पर भाई ई को बिठा दूं तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, और यहाँ पर 1% छोड़कर जी आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डी है, तो मैं जो है ई को यहाँ पर नहीं बिठा सकता। अब मुझे ई को कहाँ पर बिठाना पड़ेगा, ई को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। ई के तुरंत दाईं ओर कौन है एफ, यहाँ पर आ जाएगा। एक छोड़कर कौन बैठा हुआ है जी, तो एक छोड़कर जी आ जाएगा यहाँ पर। बचा हुआ पर्सन हमारे पास कौन है सी, सी आ जाएगा यहाँ पर। तो सबकी पोजिशन हमने क्या कर ली है अरेंज कर ली है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम सी के बाएं से गिने, सी लेफ्ट हैंड से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो क्या होता है सी और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, कितने लोग बैठे हुए हैं 3 लोग बैठे हुए हैं। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपको ऐसे ही करना है, जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखते चले जाओ, जिसका नहीं पता है उसको साइड में लिख के छोड़ दो, है ना। तो देखिए फिर से ये आ गया आपका क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो यहाँ पर मैंने देखिए पहले से जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं पीजीटी के हमने पेपर किए हैं, उसके बाद बीच में और पेपर आए थे एनटीटी वाले, और अब देखिए फिर से टीजीटी के एग्जाम चालू हो गए। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के लगातार पूछे जा रहे हैं, और क्वेश्चन बड़ा आसान है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, गुणा और भाग को आपस में इंटरचेंज। तो सबसे पहले इक्वेशन इन जो है साइन को चेंज करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 221, भाग को किससे चेंज करना है गुणा से, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 9, माइनस को किससे करना है प्लस से 1525, गुणा को करना है भाग से 5, और प्लस को करना है माइनस के 949 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये एक क्वेश्चन आगे नई वाली, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को करने जाऊँ तो देखिए 2 5 आ रहे हैं, यहाँ पर हम फंस सकते हैं। अगर हमारा आंसर 5 आ गया तब हम फंस सकते हैं, लेकिन अगर मैं बाद के 2 नंबर निकाल लूँ तब मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो बाद के 2 नंबर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 9 की 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 9, मतलब 221 की 9 से गुणा करोगे कितना आएगा 9, 9 दूनी 18। सिर्फ 2 नंबर को हम लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 नंबर लास्ट के अगर मैं निकाल लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस वाली बात को। तो 221 की 9 से गुणा करेंगे 9, 9 दूनी 18, सिर्फ 2 अंक को लेंगे। प्लस 1525 को अगर आप 5 से भाग करोगे तो कितनी बार चला जाएगा 5 थे 15 और 0 5 पंजे 25, 305 बार चला जाएगा, माइनस 949, 949 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमें लास्ट के 2 नंबर लेने हैं सिर्फ, तो यहाँ से 05 हो जाएगा, यहाँ से 49। अब देखिए 8 9 में 05 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 9 14, और 8 और 1 9, 94 में से क्या माइनस करना है 49।
तो 94 में से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 में से 9 माइनस करोगे 5, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 4 माइनस करोगे 4। तो लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से आएंगे, 4 और 5। 4 और 5 कहाँ पर है, सिर्फ हमारे सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको अपनी कैलकुलेशन को भी बचाना है जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर ये देखिए बोल रहा है, इंग्लिश में लिख रखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो 5 3 डिजिट नंबर्स पर बेस्ड है। लेफ्ट टू राइट हमें जो है ऑपरेशन लगाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है कि जैसे 6 9 7 है, तो फर्स्ट डिजिट इसकी क्या है, 6 है, सेकंड डिजिट है 9 और थर्ड डिजिट है 7। तो ये बात तो हमको पता है, वैसे भी पता है। अब ये बोल रहा है भाई कि इफ 2 is added to the first digit of each number, then in how many numbers will the first digit be completely divisible by the second digit। समझ गए आप इस बात को कि अगर हम सारे नंबर की पहली डिजिट जो है, पहला जो अंक है, उसमें अगर हम 2 को जोड़ दें तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अगर सारे नंबरों की पहली डिजिट में हम 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। ऐसे 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। 5 + 2 7, 2 + 2 4, 3 + 2 5, है ना। तो सारे नंबर की पहली डिजिट में हमने 2 को ऐड कर दिया। अब ये कह रहा है कि ऐसे कितने अंक हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित है। पहला अंक ये है और दूसरा अंक ये है, तो मतलब 3 2 से विभाजित है पूर्णतः। तो देखिए 3 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता। 9 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 7 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता। 4 6 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता। 5 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता। तो सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है जो सेकंड डिजिट से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होता है, पहला अंक, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देखिए आपका 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है कारण बनेगा और कौन सा उसका प्रभाव बनेगा, है ना। कौन सा स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पर देखिए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इफेक्ट्स और इंडिपेंडेंट कॉजेज। हमें बताना है कि कौन सा कॉज है और कौन सा उसका इफेक्ट है, या फिर दोनों ही कॉज हैं या फिर दोनों ही इफेक्ट हैं, है ना। कॉज एंड इफेक्ट का ये जो है क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कथन को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला कथन है, दूसरा कथन है, 2 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, तो कथन को पढ़ के आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए कथन को पढ़ के हमें आंसर करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैव गिवन स्पेस टू मोर क्रिएटिव सिनेमा एंड रीच्ड मोर ऑडियंस। और सेकंड स्टेटमेंट है, ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देयर इज नो सेंसरशिप बोर्ड दैट कैन फिल्टर कंटेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने, हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। कथन पहला है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में अधिक रचनात्मक सिनेमा को जगह दी है और अधिक दर्शकों तक पहुंच बनाई है। और दूसरा कथन है हमारे पास, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई सेंसरशिप बोर्ड नहीं है जो मानदंडों के अनुसार सामग्री को फिल्टर कर सके। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है, या फिर दोनों ही कारण है या फिर दोनों ही प्रभाव है। तो भाई सबसे पहले तो अगर बात करोगे कि अगर मैं सेकंड कथन को बात करूं, सेकंड कथन को पढ़ेंगे ध्यान से कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई सेंसरशिप बोर्ड नहीं है जो मानदंडों के अनुसार सामग्री को फिल्टर कर सके। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कारण। और इसका कारण का प्रभाव क्या हुआ कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अधिक रचनात्मक सिनेमा को जगह दी है और अधिक दर्शकों तक पहुंच बनाई है ना। क्योंकि जो आपने भी देखा होगा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे नेटफ्लिक्स वगैरह के, उसमें जो है सेंसरशिप जो है इतनी मतलब इतने अच्छे से नहीं रहता, उसमें हर तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि वैसे आपने मूवीज जो देखी होगी वो मतलब एक पर्टिकुलर एक बोर्ड होता है, उसके थ्रू जाती है, फिल्टर होती है, उसी के बाद आप तक वो कंटेंट पहुंच पाता है। जबकि ओटीटी पर ऐसा नहीं होता, इसलिए आपने देखा होगा कि ओटीटी पर हर तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही जो कारण है, इसी की वजह से जो है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसने ज़्यादा दर्शकों तक जो है अपनी रीच बढ़ा ली है। अपने अभी जो है हाल फिलहाल के आपने टाइम में देखा होगा कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उनकी जो है ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है ना। लोग क्या पसंद करते हैं, वेब सीरीज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका कारण यही है, उसमें हर तरह का कंटेंट आपको मिल जाता है। मतलब जैसा मुझे पसंद है वैसा मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा, जैसा दूसरे को पसंद है उसके अकॉर्डिंग। किसी को गाली वाली चीज़ें पसंद है वो भी मिल जाएगा, किसी को बिल्कुल अच्छी चीज़ें पसंद है, मतलब हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा। तो यही कारण है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने देखिए अधिक रचनात्मक सिनेमा को जगह दी है और अधिक दर्शकों तक
जो है पहुंच बनाई है। तो जो हमारा सेकंड वाला कथन है, सेकंड स्टेटमेंट है, ये कारण है और इस कारण की वजह से जो प्रभाव हुआ है, तो फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा प्रभाव, है ना। तो सेकंड कारण है, फर्स्ट प्रभाव है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज द इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 जो है वो कारण है और पहला जो है इसका प्रभाव है। क्लियर है इतनी बात? तो हमारा जो है 7 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो समझ पाए आप इस वाली बात को? तो ऐसे क्वेश्चन देखिए पहले भी आ रहे थे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन की। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। यहाँ पर चार ऑप्शन नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई MTLS को हम किस क्या डिनोट कर रहे हैं? KRJQ, या फिर MTLS को लिख रहे हैं ये। ऐसे PWOV को क्या लिख रहे हैं? NUMT। तो हमें बताना है कि सेम कोडेड लैंग्वेज में JQIP को क्या लिखा जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ इसको MTLS और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? KR और JQ। ऐसे ही PWOV और इसको लिख लेते हैं NUMT। तो यहाँ पर हमें बताना है कि JQIP को क्या लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले लेटर को बात करूं, क्योंकि अगर मैंने फर्स्ट लेटर को पता लगा लिया कि फर्स्ट लेटर क्या आएगा, तो दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर K है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? -2। यहाँ पर P है, यहाँ पर N, यहाँ पर भी -2, तो यहाँ पर भी -2 ही होगा। तो J में से -2 करेंगे, J की वैल्यू होती है 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे, हो जाएगा 8, और 8 वैल्यू होती है H की। तो जो मेरा पहला लेटर आएगा वो क्या आएगा? H आएगा। तो O पहला वाला, ये वाला गलत, O पहला वाला, ये वाला गलत। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे हैं, देखिए एक तो फर्स्ट वाला, एक थर्ड वाला। अब अगर मैं इनके लास्ट वाले लेटर को अगर चेक कर लूँ, क्योंकि सेकंड वाला तो सेम है, या तो मैं थर्ड वाले को चेक करूँ या फिर फोर्थ वाले, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं फोर्थ वाले लास्ट वाले को ही चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 19 माइनस के 2 17, 22 माइनस के 2 20, तो यहाँ पर है P 16, 16 माइनस के 2 कितना हो जाएगा? 14, और 14 किसकी वैल्यू होती है? N की। तो लास्ट का लेटर मेरा आएगा N। तो देखिए यहाँ पर G है, नहीं हो सकता, N यहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो हमने सारे लेटर को चेक नहीं करना, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर पहले एक लेटर चेक करके आएगा तो एक को चेक करना है, दो लेटर चेक करके आएगा तो दो को करना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिलोक का क्वेश्चन है। तो सिलोक के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है अपने स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, सम मग्स आर एलिफेंट्स। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। सम मग्स, तो ये हो गए मग्स, और सम मग्स क्या है भाई? एलिफेंट्स हैं। ऑल टर्टल्स आर फ्लावर्स, तो यहाँ पर टर्टल और फ्लावर्स का कोई मतलब नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी हम थर्ड वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नो एलिफेंट इज ए टर्टल, कोई भी एलिफेंट क्या नहीं है? टर्टल नहीं है। कोई भी जो एलिफेंट है वो क्या नहीं है? टर्टल नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर एलिफेंट से रिलेशन दे रखा था, तो इसको लिख लिया। अब हम सेकंड वाले पर वापस आते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑल टर्टल्स आर फ्लावर्स, सारे के सारे जो टर्टल हैं वो क्या है भाई? फ्लावर्स हैं। तो हमारा डायग्राम बन के कंप्लीट है। अब आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर। तो पहला निष्कर्ष है हमारा, सम फ्लावर्स आर नॉट एलिफेंट, कुछ फ्लावर्स क्या नहीं है? एलिफेंट नहीं है। तो आप बताइए क्या ये हमारा कंक्लूजन सही है या फिर ये हमारा गलत है? ये बोल रहा है कि सम फ्लावर्स आर नॉट एलिफेंट, जो कुछ फ्लावर्स हैं वो क्या नहीं है? हाथी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सही क्यों है भाई? ये वाले जो टर्टल है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या नहीं है? एलिफेंट नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये एलिफेंट नहीं है। और जो ये पूरा कंप्लीट पार्ट है, ये किसका पार्ट है? फ्लावर्स का। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये भी फ्लावर्स का ही पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये वाला जो पार्ट होगा ये कभी भी क्या नहीं हो सकता है? एलिफेंट नहीं हो सकता, हाथी नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ जो फ्लावर्स हैं, ये वाले जो फ्लावर्स हैं, ये कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं? हाथी नहीं हो सकते हैं। सब फ्लावर्स आर नॉट एलिफेंट। तो इसलिए ये वाला जो कंक्लूजन है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। समझ पाए इस वाली बात को? अब सेकंड कंक्लूजन पर आते हैं। नो मग इज अ टर्टल, कोई भी मग क्या नहीं है? टर्टल नहीं है। तो देखिए मग यहाँ पर है, टर्टल यहाँ पर है। मग और टर्टल का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये वाला कंक्लूजन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। और अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि नो मग इज ए टर्टल, आपको अगर ये सही लग रहा है तो मैं दोबारा से डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मग यहीं पर रखते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं, है ना। मग वाले जो डायग्राम है इसको हम ऐसे बना लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब भी ये सही है। सम मग्स आर एलिफेंट, देखिए सम मग्स, ये वाले मग्स क्या है? एलिफेंट है, बिल्कुल सही है। ऑल टर्टल आर फ्लावर्स, सारे के सारे जो टर्टल हैं वो क्या है? फ्लावर्स हैं। और नो एलिफेंट इज ए टर्टल, कोई भी एलिफेंट क्या नहीं है? टर्टल नहीं है। तो हमारा जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब भी ये डायग्राम सही है।
अब देखिए अगर आप सेकंड वाले कंक्लूजन पर देखोगे ध्यान से, नो मग इज अ टर्टल, कोई भी मग टर्टल नहीं है, लेकिन ये बात तो गलत हो गई। देखिए ये वाले जो मग हैं ये क्या हो गए, टर्टल हो गए, तो इसलिए ये वाला जो कंक्लूजन है हमारा गलत है। इसलिए मैंने पहले बोला था कि अगर हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है तो वो कंक्लूजन हो जाता है हमारा रॉन्ग। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 का हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोअर्स, थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका जो है सीरीज का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर गैप देख लो, क्योंकि ऐसे ही सीरीज आपसे पूछी जा रही है, आपको गैप देख लेना है। और अगर ऐसा ना भी पूछा जाए तो आप देखिए यहाँ पर 21, 23, 39, 48, 57 नंबर का जो गैप है वो काफ़ी कम कम है। और जब गैप काफ़ी कम कम होता है तब जो है सीरीज के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर सीरीज बढ़ रही है तो प्लस करते हैं, सीरीज घट रही है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैप देखोगे 21 और 30 में कितने का गैप है, +9 का। 30 और 39 में कितने का गैप है, +9 का। 39 और 48 में +9 का। 48 और 57 में +9 का। तो हमें एक पैटर्न मिल गया है, तो आगे भी कितने का गैप होगा, +9 का। तो 57 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 9 7 16 और 5 और 1 6, 66, 66 सेकंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, एक कूट भाषा में, इसको हम ये लिख रहे हैं, इसको हम ये लिख रहे हैं, तो आर का कोड बताना है ना। ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, पहले भी आए हैं और अब भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आर का कोड बताना है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ लेटर आपको कॉमन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, देखिए ए कॉमन है, यहाँ पर परसेंटेज कॉमन है और यहाँ पर टी कॉमन है। तो अगर दोनों जगह 3 लेटर कॉमन है तो इनके कोड भी दोनों जगह कॉमन होने चाहिए। तो क्या क्या कोड कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखिए आपको 3 कॉमन दिखाई देगा, 2 कॉमन दिखाई देगा और 1 कॉमन दिखाई देगा। बाकी जो बच गए हैं नंबर, बचे हुए लेटर के कोड हो जाएंगे। हमें किसका बताना है, आर का। तो देखिए आर यहाँ पर बचा है और नंबर क्या बचा है, 4। तो आर का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट है। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपको 2 पेयर दे रखे हैं ना, 2 पेयर में से जो लॉजिक हमारा यहाँ पर फॉलो होगा सेम यहाँ पर फॉलो होगा, और सेम हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बात करोगे 17 सत्ते, अगर 7 से गुणा करोगे, 17 की 7 से गुणा करोगे क्या मिलेगा, 119। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए, 4 की 7 से गुणा करोगे कितना आएगा, 4 सत्ते 28। अब देखिए हम जो है इसी से अपने ऑप्शन को देखते हैं कि कोई ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता है या फिर नहीं। अगर नहीं होता होगा तो आगे के भी हम चेक कर लेंगे। तो 5 सत्ते 35 हो सकता है, और 41 के 7 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना चाहिए, 7, यहाँ पर 0 है, नहीं हो सकता है। 12 सत्ते 84 हो सकता है, और 7 सत्ते 49, बचेगा कितना, 4, 7 चौक 28 और 4 32, ये नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, कौन कौन से, सेकंड और फोर्थ वाले। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब अगर आप लास्ट में देखोगे तो 31 माइनस के 5 26, 40 माइनस के 5 35। तो हम लास्ट वाले नंबर पर देख लेते हैं जो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। तो देखिए 44 में से अगर आप माइनस के 3 करोगे क्या मिलेगा, 41। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस के 5, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। बचा हुआ ऑप्शन एक ही है, वही हमारा करेक्ट होगा। और अगर आप इसको चेक करोगे तो 96 माइनस के 5 कितना हो जाएगा, 91। और बाकी के अगर आप बीच वाले भी चेक करना चाहो तो यहाँ पर गैप देख लेना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई अभी तक जो हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, 8 और बचे हुए हैं, तो अभी तो पैटर्न बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है जैसे पहले आया था, है ना। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से 3 सिमिलर है, एक जो ओड है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले लास्ट वाला लेटर चेक करो, सिर्फ एक। तो देखिए C+1, सी के बाद आता है D+1, ऐसे 13 माइनस के 1, है ना, ऐसे 11 और माइनस के 1, 21 माइनस के 1। तो देखिए बाकी के जो 3 ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनमें लास्ट वाले लेटर में माइनस के 1 का गैप है, जबकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में +1 का। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। क्लियर है? तो जो है 13 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान था, और आपको भी जो है सेम अप्रोच आपके जो है एग्जाम में रखनी है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। यहाँ पर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर P का अर्थ है भाग, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है अपने साइन चेंज कर लेंगे। सबसे पहले 7, R का क्या अर्थ है, R का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ×11। Q का क्या अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +12। P का अर्थ है हमारा क्या, भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा /6। S का क्या अर्थ है माइनस, तो -18 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो 11 के 7 से गुणा करोगे 77, प्लस
12 को 6 से भाग करोगे कितना आएगा 2 माइनस के 18, तो 77 प्लस 2 करोगे कितना आएगा 79, और माइनस के करना है 18, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 61। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। देखिए ये है बॉक्सेस वाला क्वेश्चन के एक के ऊपर एक बॉक्सेस रखे गए हैं। तो ये सेम ऐसा ही है जो फ्लोरिंग वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि फ्लोर पे कौन से फ्लोर पर कौन रहता है, सेम उसी का जो है ये मतलब उसी का टाइप है ये वाला, कि बॉक्सेस रखे गए हैं एक के ऊपर एक। तो 7 बॉक्सेस रखे गए हैं और एक के ऊपर एक इनको रखा गया है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो 7, 7 6 5 4 3 2 1, है ना। और उससे पहले मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, 7 बॉक्सेस है ना। अब देखिए, तो 7 सबसे पहले हमने नंबरिंग कर ली। अब यहाँ से कुछ कंडीशन हमको दे रखी है, कंडीशन को पढ़ लेते हैं। Q और G के ठीक ऊपर रखा गया है। Q को कहाँ पर रखा गया है, G के ठीक ऊपर, तो Q G के ठीक ऊपर रखा गया है। आगे बोल रहा है कि J और I के ठीक ऊपर रखा गया है। J को कहाँ पर रखा गया है, I के ठीक ऊपर J को रखा गया है। केवल R को H के ऊपर रखा गया है। तो देखिए इस लाइन से हमें पता चल गया कि जो है R और H को कहां पर बिठाना है। केवल R को H के ऊपर रखा गया है, तो H आ जाएगा यहाँ पर और R आ जाएगा यहाँ पर। देखिए केवल R को H के ऊपर रखा गया है। क्लियर है इतनी बात। Q के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। अब ये बोल रहा है कि Q के ऊपर केवल 2 डिब्बे, तो एक डब्बा ये, एक ये, 2, तो Q कहां पर आ जाएगा, Q आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए Q कहां पर है, G के तुरंत ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं कि Q के तुरंत नीचे कौन है, G, तो G को बिठा देंगे हम यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि J को तल से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। अब ये कह रहा है कि J को जो मतलब बेस है उससे तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। तो तीसरे मतलब तीसरे तल पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, तो J को कहाँ पर रखा जाएगा, J को रखा जाएगा यहाँ पर। अब आप कहेंगे J को हमने पहले पर क्यों नहीं रखा, क्योंकि देखिए J के तुरंत नीचे कौन रखा हुआ है, I, मतलब एक पोजीशन हमें खाली छोड़नी है। तो J यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो ये आया नहीं है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मना कर दिया कि तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, तो J आ जाएगा यहाँ पर। इसके तुरंत नीचे कौन है, I, और बचा हुआ हमारे पास कौन है, तो देखिए G हो गया, H भी हो गया, I भी हो गया, J भी हो गया, P बचा है, तो P आ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो सबको हमने अरेंज कर लिया सारे बॉक्सेस को। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में P और R के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं। तो R है यहाँ पर, P है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 बॉक्सेस हैं। तो थर्ड जो है 3, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को डायग्राम से भी करवा दो। मोहम्मद अरमान, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं क्या आप, जो डायरेक्शन का हमने फर्स्ट में क्वेश्चन किया था उसकी बात कर रहे हैं, या फिर आप बाकी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। संध्या शर्मा, होम साइंस। देखिए होम साइंस का मैंने अभी बताया था, जो डोमेस्टिक साइंस है आपका, होम साइंस वाला जो पेपर है आपका, वो एग्जाम होगा अक्टूबर में। अक्टूबर में पूरे पूरे चांसेस हैं। और बाकी जो मतलब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा जब आपका जो एग्जाम कैलेंडर आएगा, और एग्जाम कैलेंडर आपका अगले वीक आना है ना। अगले वीक एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा, उसका बिल्कुल उससे जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम कौन सी डेट को है। लेकिन चांसेस हैं आपके कि अक्टूबर में जो है आपका एग्जाम रहेगा होम साइंस का। ओके ओके संध्या, कोई बात नहीं, वाइब्स आने से मतलब है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कुमार परविंदर बिल्कुल सही है, 3 बॉक्सेस हैं। रंजीत बिल्कुल सही है, हेमलता बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर देखिए ये इंग्लिश में था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपको एक सीरीज दे रखी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज का पैटर्न समझना पड़ेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले एक काम करो, सिर्फ लास्ट वाला एक लेटर चेक कर लो, जिससे कि हमें बाकी लेटर ना चेक करने पड़े। अगर उससे हमारा काम बन गया ठीक है, नहीं तो फिर बाकी तो हम चेक कर ही लेंगे। तो यहाँ पर 18, 18 माइनस के 3, सिर्फ लास्ट लास्ट वाले लेटर को हम चेक कर रहे हैं। 18 माइनस के 3 15, 15 माइनस के 3 12, 12 माइनस के 3 9, और 9 माइनस के 3 कितना हो जाएगा 6। और 6 वैल्यू किसकी होती है, एफ। मतलब जो लास्ट का लेटर आएगा, जो हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना है, लास्ट वाला जो लेटर आएगा वो एफ आएगा। एफ का यहाँ पर आई है, नहीं आ सकता, एस है, नहीं आ सकता, डी है, नहीं आ सकता, यहाँ पर एफ है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ पाए, तो बाकी हमें 2 लेटर को चेक नहीं करना है, इसी से हमारा काम बन गया। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया है हमने। यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि दूसरी
सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे पहले तो इसमें हमें देखना है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी, पहली सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, 954, और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, 921। तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक क्या है, 1 है। और दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को दूसरी सबसे छोटी संख्या, अब यहां से दूसरी सबसे छोटी संख्या देखिए, तो पहली सबसे छोटी संख्या है 785, और दूसरी इसके बाद जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, यहां पर आपको दिख रही होगी 854। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 854 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक क्या है, 4 है। वो अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा परिणाम क्या आएगा, तो देखिए 4 को अगर हम 1 से जोड़ देंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बिल्कुल सही है रंजीत, आपका भी क्वेश्चन नंबर 18 है। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है, हम फिर सेम काम करेंगे, लास्ट वाले लेटर को सिर्फ हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 4 कितना, 19, 19 + 4 कितना हो जाएगा, 23। और 23 किसकी वैल्यू होती है, 23 वैल्यू होती है W की। मतलब जो लास्ट का हमारा लेटर आएगा वो क्या आएगा, W। यहाँ पर N है, नहीं हो सकता, R है, नहीं हो सकता, E है, नहीं हो सकता, W है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो आपने देखा कि हम ऐसे क्वेश्चन को कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, एक आना ही आना है आपके एग्जाम में भी। यहाँ पर कुछ कोड दे रखे हैं, A + B का अर्थ है AP का पुत्र है। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से हमें बताना है कि D का J से क्या संबंध है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे इक्वेशन से अपनी, D - F। तो D - F का क्या अर्थ है, D F का भाई है। D किसका भाई है, F का भाई है। F + G, तो F + G का क्या अर्थ है, F G का पुत्र है। ये F किसका पुत्र है, G का पुत्र है। और यहाँ पर G/H, तो G/H का क्या मतलब है, G H का पिता है। ये जो G है ये किसका पिता है, H का पिता है। उसके बाद H × J, तो H × J का क्या अर्थ है, H J की पत्नी है। ये जो H है ये पत्नी है किसकी, J की। तो अगर H पत्नी है तो J हो जाएगा पति। तो डायग्राम हमारा कंप्लीट है। अब हमें बताना है कि D का J से क्या संबंध है, D क्या लगता है J का। तो भाई D कौन है, J की पत्नी का क्या है, भाई है। D कौन है, ये जो D है ये कौन है, J की पत्नी का भाई है, क्योंकि ये आपस में क्या है, भाई बहन है तीनों। G इनका पिता है और H J की पत्नी है। तो J से D का क्या रिलेशन होगा, D है J की पत्नी का भाई, और पत्नी के भाई को देखिए यहाँ पर दे रखा है साला, या फिर इंग्लिश में कहें ब्रदर इन लॉ। तो ये पत्नी का भाई है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी में था, मैं इंग्लिश में दिखाना भूल गया था, एक बार इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, ब्रदर इन लॉ, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। और ये देखिए बॉक्स वाला क्वेश्चन है। बॉक्स वाले आज की क्लास में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले पेपर में, TGT संस्कृत के में। तो मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 बॉक्सेस हैं, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 7 6 5 4 3 2 1। अब जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। बिल्कुल सही है, 1 मिनट 4 बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ए को तल से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, मतलब बेस से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, किसको, ए को। तो ए को यहाँ पर फिक्स कर दो। अब ये कह रहा है कि ए और डी के बीच में केवल 3 डिब्बे रखे जाते हैं। तो ए तो हमने फिक्स कर लिया, अब ए और डी के बीच में 3 बॉक्स रखे जाने हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, डी आ जाएगा। अब ये आगे बोल रहा है कि जी को ए के नीचे किसी स्थान पर रखा जाता है। तो ए तो यहाँ पर है, तो सिर्फ ए की पोजीशन खाली बची है, तो जी को हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। डी और बी के बीच केवल ई को रखा जाता है। अब ये कह रहा है कि डी और बी, तो देखिए डी यहाँ पर है और यहाँ पर तो बी आ नहीं सकता है ना, क्योंकि डी और बी के बीच में कौन रखा जाना है, ई रखा जाना है, एक प्लेस हमें खाली छोड़ना पड़ेगा। तो बी यहाँ पर कहीं पर रह रहा होगा, और डी और बी के बीच में एक जो कौन आएगा, ई आएगा केवल। तो ई आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है ये वाली बात। अब ये कह रहा है कि सी को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा जाता है। तो देखिए डी तो यहाँ पर है और डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा जाता है सी, तो सी आ जाएगा यहाँ पर। बचा हुआ कौन है, बचा हुआ है देखिए ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी डी एफ बचा है, एफ आ जाएगा यहाँ पर। तो सबकी हमने पोजीशन फिक्स कर ली है। अब हमसे पूछ रहा है कि ई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं। तो ई यहाँ पर है, इसके ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं, सिर्फ 2 बॉक्स रखे गए हैं, 2 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।